हाँ, तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सिंधु सिविलाइजेशन, या उसको कह सकते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो अब ये है क्या, पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसे समाज के बारे में बात कर रहे हैं जो सभ्य है, जिसने कुछ कुछ कायदे कानून कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग जो चल रहा है, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, है ना, तो वो सिविलाइज्ड सोसाइटी है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चेंजेस के साथ रहना रहना जब लोग शुरू कर दें उसे सिविलाइज कहते हैं कि वो सिविलाइज है। तो अब बात करेंगे हम सिंधु सिविलाइजेशन की। अब मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 3200 बीसीई से 1800 बीसीई लगभग माना जाता है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर लगभग इस टाइम पीरियड के आसपास अगर आप देखेंगे 4000, अगर आप ये देखेंगे 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूरी दुनिया भर में कुछ सभ्यता विकसित हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि है टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर, है ना, ये दो नदियां। उस तरह आप देखेंगे कि नाइल रिवर के तट पर कौन सी है, इजिप्ट की सिविलाइजेशन। उसी तरह से चाइना की जो सिविलाइजेशन है जो हुआंग हो रिवर पे, उसी तरह से सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर ये सिविलाइजेशन बनी। क्योंकि देखिए कोई भी सिविलाइजेशन अगर डेवलप होगी बढ़ेगी तो नदी के आसपास ही उसके होने का रीजन एक ये है, क्योंकि देखिए जो जीवन है वो यही शुरू होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये 4000 टू 1000 बीसीई का जो टाइम पीरियड है, ये सभी सिविलाइजेशन जितनी भी शुरू हुई वो सभी कहीं नदी घाटी के आसपास ही शुरू हुई। इसके साथ साथ एक बात और, ये वो पीरियड था जिसमें, और ये भी इसी पीरियड में आता है लगभग, तो इसमें ये जो सिविलाइजेशन का जो पीरियड है ये है ब्रोंज एज है। मतलब इस काल में जो भी सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी वो सभी कौन सी थी, ब्रोंज एज, मतलब कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका मतलब क्या है, उन सभ्यताओं में कांसे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। और कांसा कैसे बनता है, स्टील एंड कॉपर एक निश्चित अनुपात में मिलाने से एक धातु बनती है जिसको बोलते हैं कांसा, है ना। तो सिंधु सभ्यता में अगर हम देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में भी कांसे के आपको टॉयज भी मिलेंगे, खिलौने बच्चों के। अगर आप देखेंगे कुछ आभूषण भी मिलेंगे, कुछ बर्तन भी मिलेंगे, कुछ औजार भी मिलेंगे। तो ये सभ्यता की कहते हैं ना कि ये इस सभ्यता की पहचान हो सकती है कि हाँ सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर ब्रोंज एज का पीरियड था। अब इसके साथ अगर हम आगे देखें तो देखिए 1921 में भारत में सबसे पहली बार हड़प्पा नामक एक शहर की हड़प्पा नामक जो साइट है वो उत्खनित हुई। और ये किसने किया, दयाराम साहनी। 1921 क्या, हड़प्पा, है ना। पहला जो साइट था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अगले ही साल अगर आप देखेंगे तो 1922 में मोहनजोदाड़ो, ये किसने किया, आर डी बनर्जी। तो राखालदास बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदाड़ो की खोज की। उसके बाद फिर आप 1934 में देखेंगे आर एल स्टी ने चाणूर की खोज कर ली। इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारी साइट्स आई, और ज्यादातर जो साइट्स थी वो भारत और पाकिस्तान में आपको नजर आती हैं। अगर आप देखते हैं ये इस तरीके से, तो मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं वो ये इस जोन के अंदर आपको नजर आती हैं। यहां तक है, वैसे साइट तो और भी हैं, लेकिन एक साइट ऐसी है जो कि अफगानिस्तान में थी, वो क्या है, शोरतुग है। बाकी सभी साइट्स भारत और पाकिस्तान में नजर आती हैं। अगर सिंधु सिविलाइजेशन का आपको नॉर्थन पॉइंट देखना है तो वो क्या था, मांडा। अगर आपको साउथर्न देखना है तो वो क्या था, दायमाबाद। पश्चिमी था सुकांगडोर, और जो कि पूर्वी था वो था आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये इसका ज्योग्राफिकल अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से था। अब ये सभ्यता
जब 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, उससे पहले एक मिथ बना रखा था, क्योंकि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, उससे पहले हम ब्रिटिश के कॉलोनी के अंतर्गत थे। ब्रिटिश सरकार, खैर ब्रिटिश सरकार का शासन हमारे ऊपर था। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर देखते हैं कि हो क्या रहा था, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये प्रूव किया जा रहा था कि जो ब्रिटिशर्स आए हैं वो अपने लिए नहीं आए, वो किसके लिए आए, वो ईस्ट को, जिसमें चाइना भी है, भारत भी है, और जो अब वर्तमान का पाकिस्तान भी है, ये भी है, इनको सभ्य बनाने के लिए आए, इनको सिविलाइज्ड करने के लिए आए। इसीलिए 1899 में एक पोएट थे, ब्रिटिश पोएट रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने एक बुक लिखी व्हाइट मैन्स बर्डन, जिसमें ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम अगर भारत में आए हैं, भारत जैसे देशों में पूर्व की साइड आए हैं, तो हम क्या करने के लिए, आप लोगों के लिए आए हैं। वी डोंट हैव सेल्फ इंटरेस्ट, हम आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। तो ये मिथ टूटा 1921 में जब हड़प्पा साइट की खोज हुई 1922 के अंदर, फिर उसके बाद चलता ही रहा। तो क्योंकि उससे पहले एक कल्चरल हेजिमनी हमारे ऊपर बना रखी थी कि आप तो हमेशा से असभ्य रहे हैं, और जब ये मिथ टूटा तब पता चला कि जब हम इतने सिविलाइज्ड थे, वी वर अर्बन, हम एक शहरीकरण की सभ्यता में रह रहे थे, हमारी जो सभ्यता थी वो शहरीकरण की सभ्यता थी, कोई गांव नहीं था, शहरीकरण। उस टाइम में, उस समय में जो यूरोप था वो बहुत ज्यादा बर्बर था, बहुत पिछड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये मिथ टूटा कि हम हमेशा से बर्बर रहे हैं या हम अभी बर्बर हैं। हाँ, ये है कि हमारे ऊपर इंपोज करते रहे कि आपकी कुछ प्रथाएं हैं, चाहे वो सामाजिक प्रथाएं हो, चाहे वो धार्मिक प्रथाएं हो, उसकी वजह से हमें हमेशा टारगेट किया गया, कुछ उनकी उनकी मंशा ऐसी थी, कुछ कमी हमारी थी, है ना। तो ये चलता रहा। लेकिन अगर आइए आप सिंधु सिविलाइजेशन के ऊपर अगर हम बात करें कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात देखेंगे तो क्या है, तो वो अगर आप देखेंगे तो वो है वेल प्लान्ड सिटी। अगर आप हड़प्पा या सिंधु सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो इनके जो शहर थे वो शहरीकरण में अव्वल दर्जे के थे। उसमें क्या था कि जो शहर था वो चारों तरफ से जो कहते हैं ना, चार दीवारों से घिरा हुआ था। जो शहर था उसकी जो रोड्स थी वो समकोण पर काटती थी, वो राइट एंगल्स थे। ये नहीं है कि कोई भी गली, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई इधर से जा रही है, उधर से, जिसे कहते हैं ना कि मेजरमेंट के साथ। तो इतने ज्यादा हम सिविलाइज थे। उसके साथ जो ड्रेनेज सिस्टम था वो इतना बेहतरीन था कि हर घर की अपनी एक नाली होती थी, और वो गली के बाहर एक मेन होल में जाके जुड़ती थी। ढकी हुई नालियां थी अगर आप देखेंगे, तो ये सारी चीजें बेहतर मिलती हैं, हमें पता चलता है। इसी तरह से जो शहर का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सिंधु सिविलाइजेशन के जो साइट थी उसमें दो तरह थे। यहाँ ये वेस्ट साइड में जो होता था, इसको जनरली कासल भी कहा गया, दुर्ग कहा गया, किला कहा गया, है ना, सिदाट्रेल कहा गया। और ये जो पूर्वी साइड में होता था, नॉर्मली जनरली जो लोग रहते थे, ये वो होता था। अब इसमें ही एक जो बड़ी इमारत मिली है उसको बोल सकते हैं आप, इमारत बोल लीजिए या कुछ बोल लीजिए, द ग्रेट बाथ, है ना, जिसे विशाल स्नानागार भी कहते हैं। और ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो सबसे बड़ा है ना, मोहनजोदाड़ो से। माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में, सांस्कृतिक अनुष्ठानों में प्रयोग में आया जाता होगा। इसके साथ ही यहाँ पर द ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, जिसको कहा जाता है विशाल अन्नागार, जहां पर कहते हैं ना कि शहर का एक बड़ा अनाज का गोदाम जैसे होता है ना, उस तरीके से मिला है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि जो घर बने हुए हैं वो घर ऐसे बने हुए हैं कि घर के अंदर बड़ा सा आंगन है, आंगन के अंदर ही कुआं है, और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जो मेन गेट है जो घर का, वो मेन रोड पर नहीं खुल रहा है ना, वो गलियों में खुल रहा है। जिस तरीके से आप देखते हैं चंडीगढ़ का डिजाइन देखते हैं तो वेल मेंटेन्ड है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम इस पीरियड में अगर आप देखें 3200 बीसी से 1800 बीसी में देखें, उस टाइम पीरियड में हम इतने ज्यादा अवेयर थे, हमें सैनिटेशन के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से नॉलेज थी, हम जानते थे इन चीजों को, है ना। तो आज हम अगर बात कर रहे हैं तो, और हम अगर सिंधु सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए पीछे जो मेन वजह है वो उसका क्या है, उसका जो सिटी प्लानिंग था, वेल मेंटेन रोड्स थी, वेल मेंटेन जो उसकी ड्रेनेज सिस्टम था, सैनिटेशन था। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये है। अगर आप धर्म की बात करेंगे तो कोई विशेष किसी धर्म के आपको ऐसा पता नहीं चलता कि ये धर्म माना जाता था है, लेकिन हाँ, ज्यादा जो साक्ष्य मिले हैं, अगर हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो उससे हमें ऐसा मालूम चलता है, ऐसा पता चलता है
लाइक उनकी सील्स जो होती हैं, है ना, जिनको सिक्के बोलते हैं उनके, या बहुत सारी चीजें, उनसे हमें पता चलता है कि एक प्रकृति पूजक धर्म था जो प्रकृति को इंपॉर्टेंस देता था, जो कि पूजता था, उस नदी को पूजता था, जो उस नदी में रहने वाले मगरमच्छ को बहुत ज्यादा पवित्र स्थान दिया गया था, है ना। जानवरों के अंदर भी, जानवरों को भी पूजा जाता था। और जानवरों में अगर हम देखें तो और गाय को छोड़कर लगभग सभी जानवर हैं, उनके हमें यहाँ पर पता चलता है कि हाँ ये अवशेष मिले हैं कुछ ना कुछ ऐसा करके, या कहीं पे हमने वो ड्रॉ किया हुआ है उन्होंने, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये इसको इन्होंने देखा होगा, इसकी इन्हें नॉलेज होगी, तो हमें ये सब समझ आता है। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें या राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, तो राजनीतिक व्यवस्था जैसा बहुत कुछ हमें नजर आता नहीं है, क्योंकि लेकिन हाँ हमें ये समझ आता है कि एक ऐसी व्यवस्था जरूर होगी जो कुलीन तंत्र की कुछ व्यवस्था थी, जिसमें सब एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, जैसे RWA होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, उस तरीके से कोई ऐसी संस्था होती होगी जो इन सबको मैनेज करके रखती होगी, है ना। तो उसके बारे में हमें पता चलता है। धर्म का जैसे आपको बताया, राजनीतिक व्यवस्था का ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार उन्नत अवस्था में था। केवल सड़कों से ही व्यापार नहीं हो रहा था, व्यापार सी रूट से भी हो रहा था, क्योंकि मेसोपोटामिया में सिंधु सिविलाइजेशन की बहुत सारी सील्स मिली हैं, और उसी तरह से सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर भी मेसोपोटामिया के सिलेंडर नुमा जो होती है ना, वो सील्स मिली हैं। और मेसोपोटामिया के लोग जो हैं वो सिंधु सिविलाइजेशन वालों को क्या कहते थे, मेलुहा। और फिर उसके साथ जो सिंधु सिविलाइजेशन की जो सील्स थी, मोहरे थी, सिक्के थे, उन पर बहुत सारे जो कहते हैं शिप बने हुए भी मिले। तो उनसे हमें पता चलता है कि समुद्री व्यापार भी अस्तित्व में था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। और अगर इस सभ्यता के हम अंत की तरफ जाएं तो माना जाता है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी और ये सिविलाइजेशन और ज्यादा घनी होती गई, डेंस होती गई, लोग बढ़ते गए, तो फूड की भी जरूरत पड़ी, है ना, ग्रेन्स की जरूरत पड़ी, और उसके साथ साथ रहने के लिए जगह की भी जरूरत पड़ी। तो जब जगह की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, जंगलों को काटा गया और वहां पर घर बनाए गए। उसी तरह से जंगलों को काटकर खेत भी बनाए गए। तो इन सब में क्या हुआ, इन सब के अंदर, और उनके यूज के लिए भट्टी भी बनाई गई, जिसमें तांबा, टीन, ब्रोंज बनाया जाता था। ये सब व्यवस्था होती थी। तो उन कुछ इन परिवर्तनों से ईंट के भट्टे भी बने, कुछ धातु की भट्टियां भी बनी, कुछ खेत भी बने जो जंगल थे वो साफ होकर। तो इन सब चीजों के साथ अगर देखेंगे तो पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति सामने आती है। अगर देखते हैं कि वर्षा जो होती है, जो वर्षा जितनी होती थी वो कम होने लगी, मौसम ऐसा हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, और उस वजह से कहीं ना कहीं जो शहरों से लोगों का जो था पलायन कहेंगे, वो माइग्रेट करने लगे किस तरफ, निचले शहरों में। तो वो जिसे कहते हैं वो गांव भी आप मान सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। तो इसी व्यवस्था को, इसी क्रम को क्या कहा गया है, सिंधु सभ्यता का पतन। तो यही था